हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। यांत्रिकी यानी कि जिसको आप मैकेनिक्स कहते हो, घर्षण बल का मान दो तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश डैश यानी पर निर्भर करती है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और उत्तर प्रदेश पेट 2022 से संबंधित जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उनका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यांत्रिकी, जिसको आप मैकेनिक्स के रूप में जो भी जानते हैं। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और कुछ फैक्ट्स जानने के लिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि यांत्रिकी यांत्रिकी यानी कि जिसको आप मैकेनिक्स कहते हो, इसमें क्या होता है कि भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें क्या होता है, पिंड यानी कि कोई बॉडी होती है, उस पर कोई फोर्स या बल लगाने पर उन्हें या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहाँ पर भार और द्रव्यमान को लेकर के। भार में क्या होता है, आपका वेट होता है, और द्रव्यमान यानी कि जिसको आप मास कहते हो। तो वेट और द्रव्यमान मतलब मास, इनमें क्या होते हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, वो देख लेते हैं क्या-क्या हैं। सबसे पहला क्या है कि पृथ्वी का आकर्षण बल, और यहाँ पर क्या होता है, वस्तु या पदार्थ का परिमाण होता है। और जो भार होता है इसका मात्रक न्यूटन होता है, और जबकि द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा या फिर किलोग्राम होगा। भार क्या होता है यानी कि वेट, यह एक क्या है, सदिश राशि है, और जबकि द्रव्यमान आपकी एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट देखें तो उसमें क्या दिया है कि वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। ये भार के बारे में बात की जा रही है, जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है, यानी कि वो बदलता नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बात है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें दिया हुआ एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, लोअर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। तो कौन सा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी या गतिज ऊर्जा होगी या रासायनिक ऊर्जा होगी या फिर वायु ऊर्जा होगी। तो इसके लिए जो आपका होगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा वो होती है जिसको आप क्या कहते हो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो स्टोर होती है। ऐसी एनर्जी जो स्टोर हो वो क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। जबकि गतिज ऊर्जा को आप काइनेटिक एनर्जी से नाम से भी जानते हैं। ये क्या होती है, गति के द्वारा जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ये आपकी जो विंड एनर्जी होती है, वायु ऊर्जा, ये अलग होती है। चलिए और इसको देखते हैं डिटेल में थोड़ा। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का एक प्रकार होती है। ऊर्जा का यह रूप पदार्थों के मध्य क्या होता है, रासायनिक रूप से संचित रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माचिस की तीली पर जो पदार्थ लगा होता है वह पोटेशियम क्लोरेट का होता है, जबकि माचिस की डिब्बी पर लगे पदार्थ को क्या कहते हैं, लाल फास्फोरस कहते हैं। इसको याद रखना। अगर क्या लगा होता है तो वो रेड फास्फोरस। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। आपका गुरुत्वीय होगा या फिर स्थितिज होगा या फिर विद्युत होगा या फिर गतिज होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर नदी के बहते हुए जल की बात कही गई है। यानी कि अगर बह रहा है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी, जबकि कहीं नदियों का जो जल बांध के अंदर स्टोर किया जाता है, डैम बना करके स्टोर किया जाता है, तो वहां पर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी जानते हो। ग्रेविटेशन तो अलग होता है, पिछले सेशन में डिटेल में बता चुके हैं, और विद्युत वाला अगली बार देखेंगे यूनिट में। अब इसमें देखते हैं थोड़ा डिटेल के ले चल के। डिटेल में ये देखते हैं कि नदी का बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अगर इसको एग्जाम्पल यानी कि आपको एक इसमें एक क्वेश्चन में रखना चाहें तो यदि इसमें कह सकते हैं कि यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। m आपका मास है और v आपका क्या है, वेग है, यानी कि इसको आप स्पीड कहते हो। और इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक, जो आपका होता है जूल होता है।
अब ये देखो, एक डैम के अंदर अगर वाटर स्टोर है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर वही वाटर फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो उसमें क्या होगी? काइनेटिक ऊर्जा, जिसको काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप क्या कहते हो? गति ऊर्जा कहा जाता है। आगे देखते हैं, जेट इंजन जो है, यह किस घटना के आधार पर काम करता है? तो जेट इंजन कैसे काम करेगा? वेग का संरक्षण पे काम करेगा, या रैखिक संवेग संरक्षण पे काम करेगा, या त्वरण का संरक्षण होगा, या फिर वृत्तीय संवेग का संरक्षण होगा? तो इसके लिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, जिसमें कहा गया है कि रैखिक संवेग का संरक्षण। इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा, कि जेट जो होता है आपका, जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसके आविष्कार की बात करें तो किसने किया था? सर फ्रैंक व्हिटल ने 1937 में किया था। अभी क्या करते हैं कि उड़ने से पहले तो नॉर्मल वे में रहता है, लेकिन जब ये उड़ता है तब क्या करता है, ये पीछे की तरफ क्या करता है, थ्रस्ट लगाता है, और ये रॉकेट क्या करता है, इसकी वजह से आगे की तरफ बढ़ता है। अच्छा, न्यूटन के जो हम 3 लॉ हैं, जो आपके गति से संबंधित हैं, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें आप कमेंट करके आप ये बताइए कि इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा है? चलिए अगला देखते हैं। गति के जो है कुछ समय बाद क्या होती है? अगला जो आपका प्रश्न कह रहा है कि गति कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है। एक ऐसी अगर कोई एक्टिविटी होती है, कोई स्पीड है जो क्या करती है, खुद को रिपीट करती है, खुद को दोहराती है। तो क्या होता है, उस गति को क्या कहा जाता है? सीधा कहेंगे, या आवधिक कहेंगे, या फिर एक समान कहा जाएगा, या फिर गैर एक समान कहा जाएगा? तो इसके लिए आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका अवधिक कहा जाएगा। अवधिक मतलब होता है कि थोड़े-थोड़े समय के बाद में वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। आगे देखते हैं, इसके जो ऑप्शन बी में जो दिया था, उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसमें क्या है कि वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड, यानी जिसको आप बॉडी कहते हो, कोई भी बॉडी है, एक निश्चित समय, एक क्या है, स्पेसिफिक टाइम है, उसके क्या होगा, उसके अंतराल पर, और एक निश्चित पथ, उसका जो पाथ है वो भी क्या है, निश्चित है। क्या कर रही है कि खुद की गति को दोहरा रही है, दोहराता है। तो इस प्रकार की गति को आवधिक गति या फिर आवर्त गति कहा जाता है, या कहते हैं। आवर्त गति आ जाए, आवधिक गति आ जाए आपके एग्जाम में, या फिर आवर्त गति आ जाए, तो इनको आपको ध्यान रखना कि आपके ऑप्शन में क्या दिया है, तो इस तरीके से अब आप इसको डील करेंगे। आगे दिया हुआ है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश डैश यानी पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? लोलक की जो लंबाई होती है, उसमें जो रस्सी होती है, या फिर लोलक बॉम्ब के जो द्रव्यमान होता है उसके द्वारा होती है, या फिर लोलक के तंतु यानी कि उसमें जो रस्सी लगी होती है, उसमें जो तनाव होता है उस पे निर्भर करती है, या फिर लोलक की सामग्री के जो डेंसिटी यानी कि घनत्व होता है उस पे निर्भर करती है। तो इसमें जो होगा आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो उसमें रस्सी या फिर उसमें कोई धागा लगा होता है उसकी जो लेंथ होती है उस पे निर्भर करती है, ना कि उसके मास पर, ना ही उसके टेंशन पर, जो उसकी रस्सी के टेंशन यानी कि तनाव पर, और ना ही उसकी डेंसिटी पर निर्भर करती है। इसको डिटेल में देख रहे हैं हम, कि जो ऑप्शन ए में जो बात कही गई है उसको देखते हैं कि सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है, उसकी लेंथ पर निर्भर करता है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है, वो ये है कि सरल लोलक की लंबाई यदि 4 गुना कर दिया जाए तो उसका आवर्त काल क्या हो जाएगा? वो 2 गुना हो जाएगा। इसमें देखिए ये रस्सी बंधी है, तो इसकी जो लेंथ होगी, इसी पे क्या होगा, इसका आवर्त काल डिपेंड करेगा। बाकी ना डेंसिटी पे, बाकी जो भी कुछ ऑप्शन दिया था वो नहीं होंगे। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विसर्पी घर्षण होता है। क्या होता है? सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक होता है, या फिर सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है, या फिर सीमित घर्षण के समान होता है? ऑप्शन डी कह रहा है कि सीमित घर्षण से कभी कम और कभी अधिक होता है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसमें क्या होगा कि सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है कौन? विसर्पी घर्षण, जिसको आप फ्रिक्शन बोलते हो, एक टाइप का फ्रिक्शन है। इसको डिटेल में देखते हैं कि विसर्पी घर्षण में क्या होता है। विसर्पी घर्षण सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है, यानी कि घर्षण जिसको आप फ्रिक्शन कहते हो, ये क्या है, एक क्या है, बल है, यानी कि एक फोर्स है, जो क्या होता है, दो तलों यानी कि दो सरफेसेस के बीच में सापेक्षिक स्पर्श गति का विरोध करने के कारण होता है, जो विरोध करता है। घर्षण बल का मान दो तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन
कि गति सतह तथा वाहन के आधार के बीच घर्षण बल के द्वारा ही ऐसा संभव हो पाता है। अगर हम कहीं चलते हैं तो या स्लाइड करते हैं या वाहन सड़क पे चलते हैं तो अगर फ्रिक्शन ना होगा यानी कि अगर उसमें घर्षण नहीं होगा तो चलना असंभव होगा और कठिनाइयां होंगी। तो यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गमन करने में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण का मात्रक क्या है। मात्रक यहाँ पर मोस्टली एसआई मात्रक ही पूछा जाता है। तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा या मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर मीटर होगा या फिर मीटर मीटर सेकंड स्क्वायर होगा। ये आपका स्क्वायर है और ये मीटर या फिर सेकंड स्क्वायर होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका जो होगा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसको इस तरीके से समझना है, यानी कि मीटर प्रति आपका सेकंड ये स्क्वायर है। तो इस तरीके से याद रखना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। आगे देखते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण, यानी कि जिसको आप एक्सीलरेशन बोलते हो। इसका मात्रक यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है। फिर न्यूटन के नियम की बात आती है, जड़ता का नियम होगा या फिर न्यूटन का दूसरा नियम होगा या फिर न्यूटन का तीसरा नियम होगा या फिर पास्कल का नियम होगा। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि इसमें न्यूटन की गति का जो होता है कौन सा नियम होगा, तीसरा नियम होगा। न्यूटन की गति के तीसरे नियम में क्या कहा गया है कि न्यूटन के जो गति का जो तीसरा नियम होता है उसके अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जिसको आप एक्शन और रिएक्शन के नाम से भी जानते हो। क्या होता है कि जब हम किसी लटके हुए पिंड या किसी बॉडी या लकड़ी के ढांचे में कील ठोकते हैं तो क्या होता है, कील पर्याप्त बल आरोपित न होने के कारण अंदर नहीं जाती है और मतलब जो कील ठोकने में अपना काम करने में हमें दिक्कत होती है। और ये आसानी से तब पॉसिबल होता है जब एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये फिगर के माध्यम से समझ पा रहे हो कि जब बुलेट जब आगे की तरफ जाती है तो ये पीछे की तरफ या क्या करती है, थ्रस्ट देती है, झटका लगता है, झटका महसूस होता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। आगे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान जो दिया हुआ है, द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। यानी कि 3 कथन यहाँ पे क्या होंगे, गलत होंगे और 1 कथन सही होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है कि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है या फिर भार अपरिवर्तनीय होता है। इस ऑप्शन सी कह रहा है कि द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई विकल्पों में से कोई नहीं, यानी कि जिसको आप कहते हो नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे पहले जो स्लाइड में देखा था आपने, उसको इसी क्वेश्चन की डिटेल वहां पर हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो अगर इसके इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान क्या होगा, परिवर्तनीय है, तो ये गलत हो जाएगा। भार अपरिवर्तनीय नहीं, भार तो बदलता रहता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। द्रव्यमान क्या होगा, अपरिवर्तनीय, आपकी जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है। तो हाँ, ये जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि आपका जो सी विकल्प है सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे कि द्रव्यमान क्या है, एक सर्वत्र नियत रहता है, कभी बदलता नहीं है, जबकि भार यानी कि जिसको आप वेट कहते हो वो बदलता रहता है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो क्या कहा जाता है या फिर कहा जाएगा, वो कौन सी गति होगी। एक समान गति होगी या फिर सरल रेखीय होगी या फिर असमान होगा या फिर क्या होगा, समान होगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई वस्तु है और एक समान समय में क्या करती है, असमान दूरी तय करती है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, वो असमान गति कहलाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर था, यानी कि वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरियां तय करने का अर्थ यानी कि मतलब है कि वस्तु की चाल असमान है, यानी कि यह समय के साथ बदलती जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से अगर यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो जाए तो वो असमान गति होगी। फिर आगे देखते हैं कि न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति के 3 नियम जो उन्होंने दिए थे उनमें से एक पहला नियम है, उसको किस नाम से जाना जाता है या फिर उस नियम को क्या कहा जाता है।
वो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है, या फिर जड़ता का नियम कहा जाता है, या फिर संवेग के संरक्षण का नियम, या फिर ऊर्ध्वाधर गति का नियम कहा जाता है। तो अगर न्यूटन के गति के पहले नियम की बात की जाए, तो वो जड़ता का नियम कहा जाता है। कभी-कभी जड़ता लिख करके आपको जड़त्व लिखा भी आएगा तो भी सही होगा, यानी कि लॉ ऑफ क्या होगा, इनर्शिया होगा। आगे देखते हैं इसी के बारे में कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि प्रत्येक पिंड यानी कि कोई बॉडी तब तक अपनी विरामावस्था या फिर सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहेगी या रहता है, तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल अन्यथा व्यवहार करने के लिए उस पर विवश ना किया जाए। यानी कि कोई चीज चल रही है, वो जैसी है रुकी है, या यानी वो स्टॉप है या फिर मूव कर रही है, ये ऐसा तब तक रहेगा जब तक उस पर से क्या होगा, कोई अलग से कोई फोर्स उस पर नहीं लगाया जाता है। जैसे कि क्या होता है, बस में बैठा यात्री आराम से बैठा हुआ है, ये काफी ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि बस में बैठा यात्री आराम से बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही उस पर कोई ब्रेक अप्लाई की जाती है, ब्रेक उसमें बस में, तो आगे की तरफ झुक जाता है। और या फिर क्या होता है कि बस खड़ी है, अचानक चल देती है, तो या जो आपका पैसेंजर होता है वो पीछे की तरफ क्या करता है, झटका खाता है। तो ये सब किसके लिए होता है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण ही संभव हो पाता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश यानी कि वेक्टर क्या है, नहीं है। तो विस्थापन है या वेग है या बल है या फिर आयतन है। तो ऑप्शन डी आपका जो सही उत्तर होगा, यानी कि जो आयतन जिसमें कहा गया है, आयतन आपका क्या है, सदिश राशि नहीं है। इसमें देखते हैं कि जो राशियां होती हैं वो क्या होती हैं, या तो सदिश होती हैं या तो अदिश होती हैं। तो जिनमें क्या होता है कि दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाती हैं, सदिश राशि की कहलाती, यानी कि उसमें डायरेक्शन भी होगा और उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। और लेकिन क्या होगा, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड ही चाहिए होता है, और जबकि डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। अब इसमें बात करें कि सदिश राशियां कौन सी हैं, तो आपका जो फोर्स बल होगा, वेग होगा, विस्थापन होगा, त्वरण होगा, संवेग होगा और आवेग, तो ये सब क्या होंगे, सदिश राशियां होंगी। जबकि आयतन क्या होगा, आपकी अदिश राशि होगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का खेल नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ये थे आपके मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके साथ मैंने अभी यहाँ तक डिस्कस किए। और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपकी सीरीज़ होंगी साइंस की और उनके जो प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, आपके साथ इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। धन्यवाद।